Good morning class 12th and welcome to the economics class. Students, in the last video Raisher have taught you about the chapter BOP initially, and in that video you have taught about the meaning of BOP, definition it of the BOP and its components, क्या क्या components में आते हैं, क्या क्या उसके parts हैं. इसके अलावा आपने देखा था कि BOT और BOP का डिफरेंस क्या है, ठीक है, उसमें आइटम्स कौन कौन से इंक्लूड होते हैं उसके बारे में आपने समझा था, राइट. इतना कराया था लास्ट में. अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके आगे के पार्ट पर चलेंगे, बीओपी का स्ट्रक्चर समझेंगे, उसमें कौन कौन सी हमारी आइटम्स की एंट्री कहाँ कहाँ की जाती है उसके बारे में समझेंगे, राइट. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो मेन कंपोनेंट हमारा आज हम इसमें करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी. तो जैसे आपको सर ने बताया था कि एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बच्चों आप जानते हो कि इसमें डबल एंट्री सिस्टम चलता है इंडिया में, ठीक. यहाँ पर भी वो सेम डबल एंट्री सिस्टम, बिकॉज अकाउंटिंग स्टेटमेंट ही है बीओपी. जैसे आप लोगों ने फर्म्स की एंट्री करते हो तो अपने एक सिंपल अकाउंट्स बनाते हो. अब इसमें क्या है, फर्म्स की एंट्री का पूरे हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, पूरी कंट्री है, उसकी एंट्री होनी है, तो ये भी हमारा डबल एंट्री सिस्टम ही रहेगा पूरा, राइट. तो जैसे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड उसमें बनती है, वैसे सेम हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड यहाँ पर भी बनेगी. सेम वही रूल फॉलो होने हैं, कुछ भी चेंज नहीं है. डेबिट साइड का मतलब होता है नेगेटिव साइड एक तरह से, ठीक है, जिसमें हमारा पैसा जाता है. तो ऑल द आउटफ्लोज आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. इट मीन्स यूज ऑफ द फॉरेक्स. यूजर ऑफ फॉरेक्स का मतलब कि जहाँ से अपना फॉरेन करेंसी की आपकी विड्रॉ होकर बाहर जा रही है, आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, वो हमारे डेबिट साइड पर आ जाएंगे. और ऐसी सभी एंट्रीज जिनसे हमें पैसा मिलना है, यानी पैसा मिलने से मतलब जहाँ से हमारी फॉरेन करेंसी की पेमेंट हमें आनी है, जो फॉरेन करेंसी हमें रिसीव होनी है, ऐसी सारी ट्रांजेक्शन्स कहाँ पर आएंगी, क्रेडिट साइड. उसको हम कहते हैं पॉजिटिव साइड, राइट. तो ये बात आपको क्लियर होगी कि डेबिट साइड पर कौन सी एंट्री आनी है, जिनसे हमारा फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी, यानी एक तरह से हमारी पेमेंट्स आ गई, ठीक है, फॉरेन करेंसी की. और क्रेडिट साइड पर सारी कौन सी एंट्री आएंगी, जहाँ से हमें फॉरेन करेंसी की पेमेंट रिसीव होनी है, ऑल द रिसिप्ट्स ऑफ द फॉरेक्स, तो हमारी आ जाएंगी क्रेडिट साइड पर, राइट. तो पहली बात आपको ये समझ में आ गई कि डेबिट साइड में आता क्या है और क्रेडिट साइड पर आता क्या है. अकाउंटेंसी के स्टूडेंट तो अच्छी तरह जानते हैं, पर जो बच्चे हमारे नॉन अकाउंट से स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताया इसके बारे में. चलिए अब हम आगे चलते हैं इसे कंपोनेंट पर कि बीओपी अकाउंटिंग में कौन कौन से कंपोनेंट है. तो बेसिकली इसमें दो पार्ट्स हैं. तो द फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट एंड द सेकंड इज कैपिटल अकाउंट. सो नाउ वी मूव टू द कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट कि करंट अकाउंट में एंट्री किस किस चीज़ की होती है और कहाँ कहाँ पर होती है. अपना ये जो बेसिक रूल आपको बताया मैंने, इसको ध्यान में रखते हुए आप समझेंगे इस चीज़ को. फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट एक तरह का आपका गुड्स की ट्रांजैक्शन है, या आपने जो कुछ भी एक्सपोर्ट बाहर किया उसकी पेमेंट आपको रिसीव होनी है. पेमेंट रिसीव होगी तो कहाँ पर आएगी बेटा, क्रेडिट साइड पर. यानी आप कह सकते हैं ऑल द एक्सपोर्ट्स यानी ऑल द पेमेंट्स ऑफ द एक्सपोर्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड. सिमिलरली जो इम्पोर्ट्स हैं उनकी पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, तो इम्पोर्ट्स हमारे कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, डेबिट साइड पर, राइट. अच्छा, द सेकेंड कंपोनेंट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज. देखो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ लिखा है गुड्स का. गुड्स में हमारे साथ आते हैं मर्चेंडाइज, यानी सारी फिजिकल हमारी जो एक तरह से कह सकते हैं विजिबल गुड्स जो होती हैं, ठीक है. तो उसकी पेमेंट आपको बता दी मैंने कैसे करनी है. सिमिलरली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज यानी हमारी इनविजिबल आइटम, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, शिपिंग है, ये सारे ऐसे सर्विसेज हैं, जैसे कम्युनिकेशन के ऊपर भी आ सकता है. ये सारी सर्विसेज हमारी कहलाती हैं जिनकी हमें अगर हम सर्विस ले रहे हैं, यानी जितनी भी सर्विसेज हम लोग ले रहे हैं उनकी पेमेंट्स करनी पड़ेंगी. पेमेंट्स करनी है तो कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड पर. और ऐसे अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, and if we are providing all these services to the rest of the world, then we will receive the payment, and when we will receive the payment, the entry will be recorded in the credit side, right. This thing is clear. Now the third component, unilateral transfers. So what are the unilateral transfers? Unilateral transfers as can be said those transfers which are only one sided, यानी जिसके बदले में आपको रिटर्न में कोई सर्विस या कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह जाता. जैसे मान लो मैंने गिफ्ट्स दे दिया किसी को, अपने भाई बंधु को कोई रेमिटेंस कर दिया, वैसे ही पैसा ट्रांसफ़र कर दिया उनको अकाउंट में किसी हेल्प के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. स्कॉलरशिप्स वगैरह भी आ सकते हैं इसी के अंदर, राइट. तो ये सब चीज़ें हमारी जिनके बदले में हमें रिसीव कुछ नहीं होता. अब इसमें भी वही है, अगर हमें वो ट्रांसफ़र रिसीव हो रहे हैं, हमारा कोई रिलेटिव है, हमारा कोई जानकार है, हमारा कोई भाई बंधु अगर किसी अदर कंट्री में रहता है, वो हमें वहाँ से कुछ रेमिटेंस भेज रहा है, कुछ पैसा हमें ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो हमारी रिसीविंग्स हैं, पेमेंट्स हमारे पास एक तरह से रिसीविंग्स हैं, रिसिप्ट्स हैं हमारी, तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट साइड पर. ऐसे अगर हमने कोई किसी को पैसा भेजा बाहर, कोई पैसा ट्रांसफ़र किया है, तो वो कहाँ जाएगा,
क्रेडिट साइड पर। क्लियर? ठीक है, मेन ध्यान आपको ये रखना है कि अगर हम बाहर भेज रहे हैं तो डेबिट साइड पे जाना है, हमारे पास पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड पर आना है, उसी का ध्यान रखते हुए एंट्री होती है सारी ये। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें इनकम रिसीव्ड एंड पेमेंट्स। इनकम रिसीव्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे सपोज करो हम कुछ ऐसे हमारी इनकम्स होती हैं जिसको हम वैसे अर्न नहीं करते पर फैक्टर प्रोडक्शन हमने रेंडर कर रखे हैं एंड अगेंस्ट दैट वी आर रिसीविंग सम पेमेंट्स लाइक रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो जब भी हम रेंट रिसीव करेंगे या हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा from the rest of the world, when we are receiving rent, interest and such incomes from rest of the world, then they are recorded in the credit side because वो receipts हैं। Similarly, when we are paying these thing, जब उनको पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट की या रेंट की, तो वो हमारी कहाँ चली जाएंगी? डेबिट साइड पर। सो दिस इज द होल कंपोनेंट होल कॉन्सेप्ट ऑफ द करंट अकाउंट। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ। करंट अकाउंट और बीओटी में अगर आपने सुना हो लास्ट वीडियो में जो बीओटी सर आपको बता रहे थे और बीओपी का डिफरेंस बता रहे थे, तो उसमें आपने वो तो डिफरेंस में समझ लिया हो अच्छी तरह, पर यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है बीओटी और करंट अकाउंट के बीच में। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटी सी चीज़ है। बीओटी का तो आपको पता है कि इसमें सिर्फ विजिबल आइटम्स हमारी इंक्लूड होती हैं। ऑल द मर्चेंडाइज जो फिजिकल गुड्स आपको नज़र आ रही हैं वो सारी कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? बीओटी के अंदर। बट करंट अकाउंट में जैसे आपको बताया मैंने, इनविजिबल आइटम भी आ जाते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, दिस इज द मेन डिफरेंस कि बीओटी इंक्लूड्स ओनली द विजिबल आइटम while current account also includes the invisible item, visible and invisible both. So you can say कि current account also includes BOT because BOT is a part of, या ऐसे कह सकते हो जो BOT का मेन कंपोनेंट क्या है? विजिबल आइटम। ये तो हमारे यहाँ पर भी इंक्लूड है। इट मीन्स कह सकते हैं कि करंट अकाउंट इज़ अ वाइडर टर्म वेयर एज BOT इज़ अ नैरोअर टर्म। ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट इसके पूरे पार्ट को कवर कर लेता है। So this is a basic difference that BOT covers only visible item and current account also covers the invisible item along with visible. So this is a basic difference. Okay guys, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, कैपिटल अकाउंट पर। दिस इज द सेकंड पार्ट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बेटे वो सब एंट्रीज आती हैं जिसका इफेक्ट लायबिलिटीज़ और एसेट्स पर पड़ता है। किसी भी इकोनॉमिक अकाउंटेंसी में जिन एंट्रीज़ का या जिन ट्रांजैक्शन का असर उसके लायबिलिटीज़ और एसेट्स पर पड़ता है उन्हें हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट पर। अब इसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट मेन लिखे हुए हैं, बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड चेंज इन द फॉरेक्स रिजर्व। मेन आपको ध्यान रखना है यही कंसेप्ट क्रेडिट एंड डेबिट का। फिर से तो स्टार्ट करते हैं इस पर। अगला हमारा फर्स्ट पार्ट, बोरोइंग्स। अगर आपने लोन लिया है, अगर आपने लोन लिया है या किसी फॉरेनर ने, किसी अदर कंट्री ने आपका लोन रीपे किया, यानी हमने किसी, सपोज करो हमने जापान को लोन दिया, हमने यूएस को लोन दिया और लोन हमारे पास वापस आ रहा है, एक तरह से हम उस लोन की रीपेमेंट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, दे आर रीपेइंग द लोन। और हमने उनसे उधार लिया या हमने उनसे, ऐसा मान लो हमने उनसे लोन लिया, यानी या तो हम लोन रिसीव करें उनसे या अपना ही लोन की रीपेमेंट लें उनसे, तो वो एंट्री एक तरह से हमारे लिए क्रेडिट साइड में आ जाएगी बिकॉज पैसा आ रहा है वहाँ से, फॉरेक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हमने उनको लोन दिया, अगर हमने उनको लोन दिया या उनसे लिया हुआ लोन रीपे किया, तो भी वो एंट्री कहाँ चली जाएगी? डेबिट साइड, बिकॉज दोनों केसेस में पैसा बाहर जाएगा। सेम लैंडिंग्स का भी सेम वही केस है। ठीक है, उधार देना यानी। सेकेंड कंपोनेंट, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट में हमने पैसा, देखो पॉइंट हमारा मेन तो यही ध्यान रखना है आपको, हमने किसी अदर कंट्री के शेयर्स खरीदे, हमने अमेरिका की कंपनी के शेयर खरीदे, तो पेमेंट कहाँ जाएगी? अमेरिका के पास जाएगी। और जब भी आउटफ्लो होगा कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पर। यानी अगर हमने किसी फॉरेन कंट्री की कंपनी के, यानी फॉरेन कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए, डिबेंचर्स परचेज़ किए, ऐसी और इन्वेस्टमेंट की अगर हमने, तो हमारा पैसा बाहर जाएगा। तो पैसा जब बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पर। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंट्रीज कंपनीज शेयर्स एंड डिबेंचर एंड सच अदर इन्वेस्टमेंट, दे ऑल आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। सिमिलरली अगर हमने किसी बाहर की कंट्री के पर्सन ने या किसी फॉरेन पर्सन ने, ऐसा तो किसी पर्सन लिविंग इन द अब्रॉड, अगर वो हमारी कंट्री के शेयर्स परचेज़ करता है, हमारी किसी कंपनी के शेयर परचेज़ करता है, तो पैसा हमें रिसीव होगा। पैसा रिसीव होगा तो कहाँ पर आ जाएगा? वो क्रेडिट साइड पर। क्लियर?
एंड द लास्ट वन, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये पॉइंट ध्यान से सुनना, कन्फ्यूजन में डालता है कई बार बच्चों को। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसमें किसी भी तरह का विड्रॉल होता है, अगर इसमें किसी भी तरह का विड्रॉल होगा, आरबीआई के पास होता है रिजर्व। ये तो आपको पता है कि फॉरेन करेंसी की सारी डीलिंग आरबीआई करती है। आरबीआई के पास हमारा फॉरेन एक्सचेंज का एक रिजर्व होता है। जब भी किसी वजह से अगर उस रिजर्व में कमी आती है, वहाँ से विड्रॉल होगा, तो इसका मतलब वो यूज़ है। विड्रॉल होगा तो यूज़ है, विड्रॉल होगा तो कहाँ जाएगा, वो डेबिट साइड पर। और ऐसे अगर हमने उसमें एक एंट्री की, हमने उसमें एक नया अमाउंट उसमें इंजेक्ट किया, यानी व्हेन सम न्यू फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज इंक्रीज्ड या उसमें इंजेक्टेड इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समथिंग, देन एक तरह से हमारे पास रिजर्व आ गया ना। रिजर्व बढ़ने का मतलब क्या है कि हम अपने उसको विड्रॉ नहीं कर रहे, उसमें इनफ्लो कर रहे हैं। तो वो कहाँ इनफ्लोज कहाँ आते हैं, क्रेडिट्स पर आते हैं, ठीक है। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और आपको बहुत अच्छे से समझाने की इसकी, कि हमारे पास हमने आज के वीडियो में क्या क्या समझा है कि स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी में क्या क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती हैं, जस्ट लाइक द सिमिलर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, लाइक अदर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। एंड बीओपी के अंदर हमने जो कंपोनेंट समझे उसमें 2 पार्ट समझे, करंट एंड कैपिटल। करंट अकाउंट के अंदर हमारे जो 4 कंपोनेंट हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुड्स एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सर्विसेज, सिंगल साइडेड ट्रांसफर्स एंड देन इनकम रिसीव्स। ये 4 कंपोनेंट हमारे करंट अकाउंट की, इनकी एंट्री कहाँ कहाँ होती है, डेबिट साइड पर, क्रेडिट पर, वो आपको समझाया मैंने। एंड द लास्ट पार्ट हमने इसमें समझाया कैपिटल अकाउंट के बारे में। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं और तीनों कंपोनेंट्स की एंट्री कहाँ कहाँ की जाती हैं, आपको मैंने ये इसके बारे में बताया कि डेबिट साइड पर क्या क्या आएगा और क्रेडिट साइड पर क्या क्या आएगा। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।